हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन एग्री मंत्रा चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे इकेवाना के बारे में। इकेवाना क्या होता है? तो नॉर्मली इकेवाना क्या है? एक जापान की आर्ट है फ्लावर को अरेंज करने की। तो इसके बारे में डिटेल में जानेंगे आज हम, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिस एग्ज़ाम में हॉर्टिकल्चर सेक्शन से क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पर आपको इकेवाना से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल से, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए, ताकि आपको एग्रीकल्चर जॉब नोटिफिकेशंस की वीडियो एंड एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की वीडियो टाइम से मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है व्हाट इज़ इकेवाना। इकेवाना होता क्या है? तो इकेवाना इज़ द एंशिएंट जापानीज आर्ट ऑफ फ्लावर अरेंजिंग। तो फ्लावर को अरेंज करने की एक एंशिएंट जापानीज आर्ट है, उसको हम इकेवाना बोलते हैं। इकेवाना शब्द आया कहाँ से? तो ये जापान के इके, जिसका मतलब होता है अलाइव और अरेंज, और बाना जिसका मतलब होता है फ्लावर। तो फ्लावर को अरेंज करना ही इकेवाना कहलाता है। अब बात आती है कि अगर आप जापान में जाओगे तो उसको कादो नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर ये इकेवाना शब्द कहाँ से उत्पन्न हुआ, कैसे पैदा हुआ, इसकी क्या रिक्वायरमेंट थी? तो वो थोड़ा सा एक स्टोरी के माध्यम से जान लेते हैं। बात है 6th सेंचुरी की, जब कुछ चाइनीज़ बौद्ध भिक्षु जापान गए। जापान जाके उन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में प्रचार करना शुरू किया, तो वहाँ पर उनसे लोग जुड़ने लगे, उस धर्म का पालन करने लगे। तो जो भिक्षु थे उनके सामने जब लोग जाते थे, उनसे मिलने जाते थे, तो उपहार स्वरूप सम्मान के लिए वो एक छोटे से कटोरे में पानी भर के उस पर फूल डाल के ले जाते थे। तो एक तरह से जो फूल थे वो फ्लोट करते थे, तैरते रहते थे। तो ये प्रचलन में आया, लोग और जुड़े बौद्ध धर्म से। उसके बाद भी लोग इसी टाइप से कटोरे में पानी रख के उसमें फूल डाल के लाने लगे। तो ये प्रचलन थोड़ा और बढ़ा, और जापानीज़ लोगों ने इसको एक परमानेंट वे देने के लिए, एक परमानेंट रूप देने के लिए इकेवाना का आविष्कार किया। या बोल सकते हो कि इकेवाना का जन्म वहीं से हुआ। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक कंटेनर लिया, कंटेनर में वाटर लिया, और वाटर के बाद जो भी आपका फ्लावर स्टाल्क है वो लिए, और कैंजांस ली, जो कि मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा। और उसको सेट करके उन्होंने जो भी धर्म के प्रचारक थे उनके लिए, या जो बौद्ध धर्म की मूर्तियां बनाई गई उसके सामने रखने के लिए इकेवाना का यूज़ होने लगा, और ये प्रचलन में आ गए। तो ये थी छोटी सी हिस्ट्री, जो कि इकेवाना के बारे में थोड़ा सा हमको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग इकेवाना। अगर आपको इकेवाना बनाना है तो कौन कौन से मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है? सबसे पहले बात करेंगे कंटेनर। कंटेनर में आपका कैसे भी टाइप का कंटेनर हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, मतलब जैसा भी आपका होगा उस टाइप का कंटेनर आप यूज़ कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका प्लांट कैसा है और आपको किस प्लेस पे उसको रखना है। दूसरा है आपका कैंजांस, जो कि मैं आपसे बात कर रहा था। तो इसमें क्या होता है, एक आपकी सरफेस होती है और उसके ऊपर आपके जो कील होती हैं वो लगी होती हैं, ताकि फ्लावर उसमें सेट हो जाए इजीली, ठीक है। इनको बोलते हैं हम कैंजांस। ये आपके फ्लावर स्टाल्क हैं जो यहाँ पे लगाए जाएंगे, ठीक है, ये हो गए। और ये आपका वाटर है, जो कि वाटर उसमें कंटेनर में पोर किया जाता है, डाला जाता है। तो इस टाइप से हमारा इकेवाना तैयार होता है। अगर मैं नॉर्मली आपको एक बताऊं तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमने कंटेनर लिया, उस कंटेनर में हमने कैंजांस डाला, और यहाँ पे हमने प्लांट लगा दिए, ठीक है। वो भी हम जानेंगे कि यहाँ पे जो तीन आपको ये दिख रही हैं, ये 1 2 3, इनके क्या क्या नाम होते हैं, क्या क्या एंगल्स होते हैं, सारी चीज़ें हम जानेंगे। इसी को हम इकेवाना बोलते हैं। अब बात आती है इसके फ्लावर अरेंजमेंट की। तो ये आपका कुछ फ्लावर अरेंजमेंट है। इसमें मेन 3 लाइन होती हैं, जो आपकी एक लाइन आपकी अर्थ को रिप्रेजेंट करती है, दूसरी लाइन आपकी मैन को रिप्रेजेंट करती है, और थर्ड लाइन आपकी हेवन को रिप्रेजेंट करती है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि जो बौद्ध धर्म के प्रचारक थे, जो भिक्षु थे, उन्होंने एक फ्लावर को प्रकृति माना, यूनिवर्स माना, और फ्लावर के जो पार्ट थे उनको डिवाइड कर दिया। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं तो उन्होंने क्या किया, जो नीचे वाला, जो सबसे नीचे वाला जो आपका प्लांट था, जो आपकी ब्रांच थी, उसको अर्थ से रिप्रेजेंट किया उन्होंने। जो मिडिल वाली ब्रांच थी उसको उन्होंने मैन, ह्यूमन बीइंग से रिप्रेजेंट किया। और थर्ड जो सबसे ऊपर जा रही थी,
जो पीक पे थी उसको हेवन से रिप्रेजेंट किया। तो इस तरह से इकेवाना बना। इसका अगर हम देखेंगे तो नेचर से पूरा पूरा रिलेशन है, इसलिए इकेवाना का निर्माण हुआ। अगर हम बात करें तो ये मेन 3 लाइन होती हैं अर्थ, मैन और हेवन की। इसी को अगर हम मर्ज कर दें तो ये क्या बन जाता है, इकेवाना बन जाता है। नॉर्मली जापान में अगर आप जाओगे तो हर घर में आपको इकेवाना देखने को मिलेगा। इसकी अलग अलग स्टाइल होती हैं, अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, लेकिन उसका जो सेंस होता है वो यही रिप्रेजेंट करता है कि इकेवाना एक यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है जिसमें मैन होता है, अर्थ होती है और आपका हेवन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिखा हुआ, इसका थोड़ा और भी नाम जान लेते हैं। हेवन है उसको टेन बोलते हैं, अर्थ को ची के नाम से बोलते हैं और ह्यूमन बींग को यहाँ पे जिन के नाम से बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये आपका जिन हो गया और ये आपका ची हो गया और ये आपका टेन हो गया। ठीक है, इतना आपको पता रखना है। आगे बात कर लेते हैं द फीचर्स ऑफ इकेवाना। इकेवाना के फीचर्स क्या क्या होते हैं। देखो, इकेवाना में जितनी ब्रांचेस होती हैं या जितनी भी सब ब्रांच होती हैं, हर ब्रांच का कुछ ना कुछ यहाँ पे फीचर्स है जो नेचर से जुड़ा हुआ है, एक सेंस देता है, एक प्रिंसिपल देता है। उसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको 9 फीचर्स इकेवाना के देखने को मिल रहे होंगे, जिसमें एक आपका है शाइन जो कि स्पिरिचुअल माउंटेन को रिप्रेजेंट करता है। एक यूके जो कि रिसीव करना, किसी चीज़ को लेना, उसको रिप्रेजेंट करता है। हिकाई वेटिंग, इंतजार करने को रिप्रेजेंट करता है, जो कि 3 नंबर पे यहाँ पे आप देख पा रहे होगे। उसके बाद शू साइन जो कि वाटरफॉल को रिप्रेजेंट करता है, 4 नंबर पे है। उसके बाद शुई जो कि आपका सपोर्टिंग ब्रांच के तौर पे रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि 5 नंबर पे है। उसके बाद नगाशी जो कि स्ट्रीम को रिप्रेजेंट करता है। मिकोशी ओवरलुक को रिप्रेजेंट करता है। डू जो कि बॉडी को 8 नंबर पे बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। और मेक ओकी जो कि फ्रंट बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो ये बेसिक फीचर्स हैं इकेबाना के, जो कि आपको याद रखने हैं, उनका मीनिंग भी याद रखना है। कहीं से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि नगाशी का मतलब क्या होता है, वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, मिकोशी को किस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, क्या रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं, तो आपको ये याद कर लेने हैं। आगे बात आती है 3 मेन स्कूल्स इन इकेवाना। तो इकेवाना के 3 स्कूल हैं, मतलब जो मेन स्कूल हैं। बाकी अब तो हज़ारों स्कूल हो गए जापान में अगर आप जाओगे, जो कि फ्लावर को अरेंज करने की नई नई टेक्निक्स आपको सिखाते हैं, नए नए प्रिंसिपल्स वहाँ पे जनरेट होते हैं, उनके बारे में बताया जाता है। तो यहाँ पर 3 हैं इके नोबो। पहली बात कर लेते हैं इके नोबो। तो इके नोबो क्या है, ये आपका सबसे पुराना स्कूल है जो कि फ्लावर अरेंजिंग के बारे में बताता है। और इट अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ मूवमेंट फ्लावर कम अलाइव। ठीक है, ये अप्रिशिएट करता है फ्लावर की ब्यूटी को। और ये डिस्कवर हुआ था 1336 से 1573 के बीच में। इकोनोवो की 3 मेन स्टाइल हैं, शोका, रिका और जियूका। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जो शोका है आपका, वो आपका नेचुरल शेप ऑफ फ्लावर्स को एक्सप्रेस करता है। यहाँ पे लिखा हुआ ना, एक्सप्रेस द नेचुरल शेप ऑफ फ्लावर्स। और जो रिका आपका है, ब्रिंग अदर एस्पेक्ट ऑफ नेचर, नेचर के अदर एस्पेक्ट को दिखाता है, प्रदर्शित करता है, जैसे सीजन हो गया, वाटर हो गया, सन हो गया। ये आपका रिका के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। जियू का एक आपका फ्री स्टाइल प्लांट है जो कि फ्रीली क्या करता है, फ्री स्टाइल में ग्रो करता है। अब बात आती है ओहारा की। तो ओहारा आपका एक और स्कूल है इकेबाना का, जो कि आपका वेस्टर्न फ्लावर अरेंजमेंट के द्वारा यहाँ पर इन्फ्लुएंस हुआ, उससे प्रभावित हुआ। और इसकी जो स्टाइल है वो आपकी मोरीवाना, एक मेन स्टाइल है इस स्कूल की, जिसको मोरीवाना बोलते हैं। वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी बताऊंगा आपको। और यहाँ पे ओहारा इज आल्सो नोन फॉर कमिंग अप केंजान। और केंजान भी यूज़ हुआ जब आपका मोरीवाना आया, तो केंजान यूज़ हुआ। केंजान क्या होता है, एक आपका प्लेट होती है जिसमें क्या होते हैं, कील लगी होती है बहुत सारी, तो वही आपका क्या कहलाता है, केंजान कहलाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, विच इज़ कॉल्ड स्पाइकी फ्रॉग इन इंग्लिश। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, स्पाइकी फ्रॉग बोलते हैं। और इट इज़ यूज टू सिक्योरिंग फ्लावर्स इन प्लेस। तो एक प्लेस में, एक लाइन में रखने के लिए, उनको सिक्योर करने के लिए हम केंजान का यूज़ करते हैं। इतना आपको पता होना चाहिए। तीसरा है आपका सोगेट्सु। इसकी बात करेंगे तो एक और ये यूनिक स्टाइल के लिए ये स्कूल जाना जाता है। ये स्टाइल सबसे ज़्यादा केंजान का यूज़ करती है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। ये फाउंड हुआ था 1927, इनके द्वारा फाउंड किया गया। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो इट इज़ अ वेरी मॉडर्न स्टाइल विच अ लॉट ऑफ फ्रीडम विद डिफरेंट मटेरियल। तो ये बहुत ही मॉडर्न स्टाइल है, काफ़ी बाद में ये स्टाइल आई है और आज के टाइम में काफ़ी यूज़ हो रही है।
तो ये 3 मेन स्कूल थे इकेवाना के, इतना आपने जाना। आगे बात कर लेते हैं स्टाइल्स ऑफ इकेवाना। तो मैंने आपको बताया था मोरीवाना और आपका नाइजीरेवाना। तो ये आपके 2 मेन स्टाइल हैं इकेवाना के। यहाँ की आप देख पा रहे होगे ये निडल पॉइंट होल्डर या फिर केंजन का यूज़ करते हैं मोरीवाना बनाने के लिए, और यहाँ पर नाइजीरेवाना बनाने के लिए भी एक बोल सकते हो कि बहुत अच्छा सिस्टम है। इसमें बहुत ज़्यादा मटेरियल यूज़ किया जाता है और इसके 3 प्रिंसिपल हैं, साइन, सोई और टाई, जिसको हिकाई भी बोलते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन आए तो आपको ये बता देना है कि टाई को ही हम क्या बोलते हैं, हिकाई बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके बारे में भी जानेंगे, साइन क्या होता है, सोई क्या होता है, टाई क्या होता है। आगे चलते हैं, ये आपका इकेवाना एंगल गाइड है। इसी के बेस पे हम एंगल डिसाइड करते हैं, जो साइन, सोई और आपका जो टाई का जो एंगल होगा वो इसी के अकॉर्डिंग हम रेफरेंस लेके इसी के अकॉर्डिंग सेट करेंगे, जो कि आगे आने वाला है। देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर है द लाइव फ्लावर अरेंजमेंट इज क्रिएटेड फ्रॉम द 3 स्टाल्क ऑफ कम्प्लीमेंट्री फ्लावर्स। तो यहाँ पर पहला स्टाल्क जो कि सोई कहलाता है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, इट इज प्लेस्ड एट द बैक लेफ्ट वर्टेक्स ऑफ स्केलिन ट्रायंगल। तो ये स्केलिन ट्रायंगल के अकॉर्डिंग यहाँ पे एंगल सेट किए गए हैं। तो इट इज प्लेस्ड एट दी बैक लेफ्ट वर्टेक्स ऑफ स्केलिन ट्रायंगल एट 70 डिग्री एंगल। तो यहाँ पर आपको 70 डिग्री एंगल याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन में यही आता है कितने डिग्री, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 70 डिग्री। दिस फ्लावर इज द हेवन फ्लावर। इसको हेवन फ्लावर बोलते हैं, वो भी सबसे पीक पे होता है, ऊंचाई पे होता है, जो कि हमने 3 मेन लाइन जानी थी। एक आपका हेवन था जो सबसे ऊपर था, उसके बाद मैन था, और उसके नीचे आपका क्या था, अर्थ थी। तो ये हेवन को रिप्रेजेंट करता है और इट रिप्रेजेंट थिंग टू कम और द फ्यूचर। ये फ्यूचर को और जो चीज़ें आने वाली हैं फ्यूचर में उसको रिप्रेजेंट करता है। द सोई इज अ बर्ड दैट हैज़ नॉट येट ओपन। तो सोई एक बर्ड है किसी फ्लावर का जो अभी तक ओपन नहीं हुआ, जिसको हम कली बोलते हैं, जो ओपन होगा। ठीक है, अभी तक ओपन नहीं हुआ है, उसको हम हेवन बोलते हैं। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको याद रखनी है इकेवाना के रिलेटेड। दूसरा आपका जो स्टाल्क होता है वो होता है आपका साइन। साइन की बात करेंगे तो इट इज प्लेस्ड एट द फ्रंट लेफ्ट वर्टेक्स ऑफ द स्केलिन ट्रायंगल एट 40 डिग्री एंगल। यहाँ पे आपको एंगल याद रखना है 40 डिग्री। इसमें कितना था, 70 डिग्री सोई के लिए, साइन के लिए क्या है 40 डिग्री, इतना आपको याद रखना है। इट इज़ ऑल्सो द ह्यूमन फ्लावर। इसको ह्यूमन फ्लावर या फिर ह्यूमन बोलते हैं, जो कि हमने आपको बताया था कि इसको ह्यूमन, क्योंकि ये मिडिल में है, ठीक है, इसलिए इसको ह्यूमन से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंट द प्रेजेंट, और ये प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जो प्रेजेंट में चल रहा है, जो वर्तमान में चल रहा है, उसको रिप्रेजेंट करता है, वो आपका साइन होता है। और इट इज़ अ फ्लावर इन द प्रोसेस ऑफ ब्लूमिंग, और ये क्या है, ब्लूमिंग जब कंडीशन आती है फ्लावर की, उस टाइम को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम साइन बोलते हैं। इतना आपको याद रखना है। आगे अगर हम बात करेंगे तीसरा, थर्ड स्टॉल, इसको बोलते हैं हम ताई। ताई कहाँ पर होता है, इट इज़ प्लेस्ड एट दी फाइनल वर्टेक्स ऑफ द स्केलिन ट्राइंगल एट 10 डिग्री। तो यहाँ पे 10 डिग्री आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर 75 का ऑप्शन में हो सकता है, 45 भी हो सकता है और 15 हो सकता है, तो वो भी आपका सही है। ठीक है, अगर 10 नहीं दिया है 15 दिया है तो 15 इज़ द राइट आंसर। 40 की जगह 45 है तो वो भी सही है, और 70 की जगह 75 है, तो तीनों ही आपके राइट आंसर है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये अर्थ फ्लावर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसका जो फ्लावर है या ये जो स्टाल्क है वो अर्थ को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पर हमारे तीनों कंप्लीट हो गए, एक हमारा हेवन हो गया, उसके बाद मैन हो गया, और उसके बाद यहाँ पे अर्थ हो गया। ठीक है, आगे लिखा हुआ है इट इज़ वेरी ओल्ड, मतलब अर्थ क्या है, बहुत ओल्ड है, पुरानी है, ये भी यहाँ पे दर्शाया गया है। और अगर हम बात करेंगे, टाई फ्लावर इज़ अ कम्प्लीटली ओपन फ्लावर दैट रिप्रेजेंट द पास्ट, और ये एक ओपन फ्लावर होता है, जब वो फूल खिल जाता है उसके बाद ये पास्ट को रिप्रेजेंट करता है, ये यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, तो ये पास्ट को रिप्रेजेंट करता है, ये आपको प्रेजेंट में रिप्रेजेंट करता है, और ये आपका क्या है, ये आपका हेवन को और फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि फ्यूचर को क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आपका सोई, पास्ट को कौन करता है, तो आपका टाई, और यहाँ पर प्रेजेंट को कौन करता है, तो आपका शाइन। इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आपके लिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, जिसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ मेम बॉन्जाई। तो मेम बॉन्जाई की हाइट कितनी होती है, ये आपको बताना है। बॉन्जाई की हाइट तो वैसे 30 से 60 सेंटीमीटर होती है नॉर्मली, जो ऑप्टिमम हाइट है, लेकिन आपको बताना है मेम बॉन्जाई की हाइट कितनी होती है। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसका आंसर पता होगा, तो जल्दी से फ़ोन उठाइए और कमेंट बॉक्स में लिखिए इसका सही आंसर। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँच सके और उनको ईकेवाना के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन
मिल सके, यही एग्री मंत्रा का उद्देश्य है। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।